तो चलिए, जैसा कि हमने मूल अधिकार के संपूर्ण लेक्चर पढ़ लिए, तो अब ये लेक्चर बस संपूर्ण लेक्चरों का सार है जिसको हमने एक लेक्चर में सम्मिलित किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जब कभी आप एग्जाम के नजदीक होंगे तो उस समय आपको 7 से 8 लेक्चर पढ़ने के लिए समय नहीं होगा, इसलिए आप इस एक लेक्चर को उस समय रिवीजन करके जाएंगे तो अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके मूल अधिकार के चैप्टर से सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हम जल्दी से इसको। हम इस लेक्चर का नाम हमने रखा है रैपिड फायर के रूप में, और इसका नाम जो है वो है गागर में सागर। तो चलिए मूल अधिकार की अब बात कर लेते हैं। तो मूल अधिकार की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से हुई थी। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के बाद मूल अधिकार सबसे पहले संविधान में फ्रांस के संविधान में आए थे। कहां के संविधान में? फ्रांस के संविधान में। इसके बाद सबसे पहले लिखित जो मूल अधिकार थे अमेरिका के संविधान में आए। फ्रांस में भी आए थे पर पूर्ण रूप से लिखित अमेरिका के संविधान में आए थे। इसके बाद दूसरा पॉइंट, मूल अधिकार हमने कहां से लिए? अमेरिका से। क्वेश्चन यहां से बनता है कि मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से प्रभावित होते हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। इसके बाद मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति थी संविधान सभा में, वो किस पे थी? तो सरदार पटेल साहब पे थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, सरदार पटेल साहब पर थी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मूल अधिकारों को लागू कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका। मूल अधिकारों को लागू न्यायपालिका करती है, इनकी रक्षा भी न्यायपालिका करती है। इनकी रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका करती है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों का जो निलंबित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मूल अधिकारों को निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कौन करता है? प्रतिबंधित तो सरकार करती है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों पर नियम कौन बनाता है? तो नियम भी कौन बनाती है? सरकार बनाती है। ठीक है। इस तरीके से मूल अधिकार। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है, मूल अधिकार बाध्य है कि अबाध्य है? तो बाध्य मतलब न्यायालय में अगर उनका हनन होता है तो उनके खिलाफ उस हनन के लिए आप न्यायालय जाकर अपनी बात रख सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। चलिए 12 से 35 तक मूल अधिकारों को समझ लेते हैं। आर्टिकल 12 कहता है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। सबसे पहले आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा हम समझते हैं कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के सभी प्राधिकारी राज्य की परिभाषा में होंगे। आर्टिकल 13 कहता है विधियां। कैसी विधियां? ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हो। असंगत मतलब उसके विपरीत हो या फिर उनका अल्पीकरण करती हो, यानी कम करती हो, तो वे विधियां अमान्य होंगी। कैसी होंगी? अमान्य। और राज्य में यहाँ केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर के सभी प्राधिकारी आएंगे। अगर राज्य ऐसी कोई विधियां बनाता है तो वे विधियां पूर्ण रूप से शून्य मानी जाएंगी। इसके बाद हमारा समानता का अधिकार आ जाता है। मुख्यतः मूल अधिकार 7 थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 6 है। एक कहां गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मूल अधिकार से, और इसको 300 का में जोड़ दिया गया था। तो अब सबसे पहला समानता का अधिकार, इसमें 5 अनुच्छेद है, 14, 15, 16, 17, 18। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण। क्या मतलब? कानून के लिए सब बराबर, कानून सबके लिए बराबर। और समझिए कि कानून जो है समान के साथ समान, असमान के साथ असमान। कहने का मतलब विधि के शासन का निर्माण आर्टिकल 14 के तहत होता है। फिर आर्टिकल 15 होता है जिसमें 5 प्रकार से विभेद नहीं किया जा सकता: धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर। इन 5 आधार पर कहीं भी विभेद नहीं किया जा सकता, किसी सार्वजनिक स्थल में विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन सकारात्मक भेदभाव के जरिए इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे महिलाओं को कुछ विशेष प्रावधान दिए जा सकते हैं, SC ST को विशेष प्रावधान दिए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन सार्वजनिक स्थल पर इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद ये धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान। इसी के बाद अगला लोक नियोजन के अवसर में समानता, मतलब सरकारी नौकरी आदि में
जो निकाली जाएंगी सरकार द्वारा, उसमें सभी को समानता दी जाएगी। इसमें भी धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी सरकार क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। मान लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति का अगर पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, जो कहता है अस्पृश्यता का अंत, कहने का मतलब छुआछूत का अंत। ठीक है, इसी को 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत पर शिक्षा और सेना में जो उपाधि दी जाएंगी उसको इसमें नहीं गिना जाएगा। फिर इसके बाद हम अगला आर्टिकल बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 4 अधिकार होते हैं 19 से 22। स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अधिकार। 19 कहता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहने का मतलब बोलने की स्वतंत्रता। इसमें भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी थी। वर्तमान में 6 प्रकार की है। वही संपत्ति का अधिकार, इसमें भी हटा दिया गया था। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, बोलने की 19(1) कहता है बोलने की स्वतंत्रता। 19(2) कहता है क्या बोलते हैं इसकी, संघ ये आंदोलन करने की स्वतंत्रता। और आंदोलन कैसा होगा, आंदोलन होगा मतलब बिना हथियार के आंदोलन होगा। तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर चौथा घूमने की स्वतंत्रता। फिर 5वां कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और 6वां रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको हमने अपनी लैंग्वेज में समझा। इसके बाद आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के संबंध में संरक्षण कैसे, पुराने दंड के आधार पर अभी दंड नहीं दिया जा सकता। एक पुराने अपराध मतलब पुरानी अगर विधि कोई है अपराध की, मतलब उसमें जो कानून है और किसी ने वर्तमान में कोई कानून अपराध किया है तो पुराने के तहत इसमें दंड नहीं दिया जाएगा। फिर एक अपराध का 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 हो गया। आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार। संविधान की लैंग्वेज में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें आपको सोने का अधिकार मिलता है, घूमने का अधिकार मिलता है, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलता है और स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार मिलता है। शोर शराबे से मुक्त रहने का अधिकार मिलता है। ठीक है, इसी में एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ी गई। थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि हमारा सिर्फ रिवीजन का लेक्चर है। फिर 21 के बाद हम 22 पे आ जाते हैं। तो 22 अनुच्छेद कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, वकील से बातचीत करनी होगी, इस प्रकार के प्रावधान। तो स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 कहता है मानव का दुर्व्यापार, बलाश्रम और बेगार प्रथा इत्यादि पर, मतलब मानव का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बलाश्रम, बेगार प्रथा, इस पर रोक लगाई गई। आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाना, चाहे वो हानिकारक हो या ना हो, उसमें कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिषेध है, प्रबंध है, तो क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। इसके बाद अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 4 अनुच्छेद होते हैं 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 कहता है धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 कह देता है धर्म से संबंधित जो प्रावधान है, प्रबंध जो कार्य है उनके प्रबंध की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 27 के बाद धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी को करारोपण के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप इसे धन दो कि इस धर्म की अभिवृद्धि के लिए। फिर आर्टिकल 28 कहता है, आर्टिकल 27 हो गया और इसके बाद आर्टिकल 28 जो कहता है कि धार्मिक शिक्षा के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कोई संस्थान है, चाहे वो धार्मिक हो या ना हो, अगर किसी को शिक्षा लेनी होगी तो वो लेगा, नहीं लेनी होगी तो नहीं लेगा। इसको सार में समझिए कि भारत देश का कोई धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों की रक्षा करेगा। इसके बाद आर्टिकल 29 और 30 जो होता है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, इसमें 2 प्रावधान दिए गए। 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को भाषाई और धार्मिक प्रकार के जो अल्पसंख्यक हैं उनको 2 प्रावधान, वो उनको 3 चीजों में वो दिया गया कि जो संरक्षण कर सके, अपनी भाषा का, अपनी लिपि का, अपनी संस्कृति का। वही आर्टिकल 30 जो कहता है वो कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि जो ये प्रावधान, जो ये संरक्षण करेंगे भाषा, लिपि
और संस्कृति का, इसके लिए जो संस्थान खोलेंगे, अगर उस संस्थान का प्रबंध भी यही लोग करें, ठीक है, इसका प्रबंध भी यही लोग करें, आर्टिकल 30 कहता है। फिर आर्टिकल 31 हमने देखा था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। अगर मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो न्यायालय 5 प्रकार की कौन कौन सी रिटें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, कल के लेक्चर में हमने ये देखा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, क्यू वारंटो, फिर उत्प्रेषण, फिर प्रोहिबिशन, इसको प्रोहिबिशन को क्या बोलेंगे, प्रतिषेध, ठीक है। तो इस तरीके की रिटें जारी करता है। तो इस तरीके से 6 मौलिक अधिकार हो जाते हैं। सब नंबर पहला समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शिक्षा संस्कृति का अधिकार, और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर आप बोलेंगे कि अनुच्छेद अभी तो 32 हुए, 3 और कहाँ गए, तो आर्टिकल 33, 34, 35 भी हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है वो देखिए। आर्टिकल 33 कहता है कि कुछ जगह सरकार चाहेगी तो मौलिक अधिकारों में कुछ संशोधन कर सकती है। जैसा कि हमने देखा कि सेना में जैसे ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में उनके मूल अधिकारों को कुछ कम कर दिया जाता है। इस तरीके से और भी कई कार्य हैं, ठीक है। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर सैन्य प्रशासन हुआ, तो सैन्य प्रशासन में क्या होगा, मूल अधिकार निलंबित रहते हैं। फिर आर्टिकल 65 कहता है कि मूल अधिकारों पर जो विधि है वो केवल संसद बनाएगी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मूल अधिकारों पर जो विधि है वो केवल संसद बनाएगी। तो इस तरीके से हम मूल अधिकारों के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। और अगला अब हमारा लेक्चर होगा राज्य के नीति निर्देशकता, तो उनको भी हम 2-3 लेक्चरों में पढ़ेंगे।